विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित काव्य खंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस काव्य खंड में हम आपकी चौथी अंतिम कविता हमारी नींद पर चर्चा करेंगे और अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। कविता अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़िए ताकि आप प्रश्न के उत्तर समझ सकें। और आइए हम लोग कवि और कविता की तरफ बढ़ते हैं। कवि हैं वीरेन डंगवाल। इस कविता के कवि का नाम क्या है? वीरेन डंगवाल। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वीरेन डंगवाल का जन्म और निधन आपको याद रखना है। 5 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ है उत्तराखंड में। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। निधन इनका 28 सितंबर 2015 में हो चुका है। काव्य संकलन के इनके नाम हैं इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा जो कविता संकलन है उसी संग्रह से आपको कविता पढ़ने के लिए दी गई है हमारी नींद। यानी कि हमारी नींद जो कविता है यह दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह से यहाँ संकलित है। दुष्चक्र में सृष्टा जो कविता संकलन है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इसी दुनिया में कविता संकलन को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वीरेन डंगवाल मुख्यतः जनवादी कवि हैं। जनवादी कवि होने का अर्थ है कि वे साधारण जन की परेशानियों और समस्याओं को समझते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं। ऐसे कवियों को जनवादी कवि कहा जाता है। ठीक है। इनका एक और महत्वपूर्ण काम है कि इन्होंने तुर्की के महाकवि हाकिम नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किया है और उस अनुवाद का नाम इन्होंने रखा है पहल पुस्तिका। ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखने हैं। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर आपको शब्द सीमा ध्यान में रखनी है। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। बिंब का अर्थ होता है चित्र। अब तक आप ये समझ चुके हैं। चित्र, बिंब चित्र का अर्थ है, मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़कर आपके दिमाग में जो पहला चित्र बना, ठीक है, तो इसका मतलब है कवि ने उस बिंब का निर्माण किया है। जो चित्र आपके दिमाग में बना वह एक बिंब है। तो कभी कभी इस बिंब में छिपे हुए अर्थ भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है। कविता का प्रथम अनुच्छेद जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कवि ने क्या वर्णन किया है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। यह अनुच्छेद पढ़कर आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि अंकुर ने अपने कोमल सींग, आपने चना का अंकुर देखा होगा, तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कवि ने अंकुर के सींग कहा है। ठीक है, तो आप चना के सींगों को इमेजिन कर लीजिए। धकेलना शुरू की, सींगों से अंकुर ने अपने धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। तो यह जो बिंब बन रहा है, यह बिंब कैसा है? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि उद्गम और विकास है। मतलब किसी भी चीज़ का आरंभ हो रहा है और विकास हो रहा है। तो बीज के अंकुरित होने, पौधों और पेड़ के बढ़ने का चित्रण करके कवि ने एक बिंब की रचना की है। ठीक है, इसका प्रॉपर उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? कवि ने मक्खी के जीवन क्रम का उल्लेख क्यों किया है? क्योंकि कवि बताना चाहता है कि जितने समय में हम केवल अपनी नींद पूरी करते हैं उतने ही समय में मक्खी अपना जीवन क्रम पूरा कर लेती है। मतलब उसका जन्म होता है और वो मर भी चुकी है। इस वर्णन के द्वारा कवि मनुष्य जीवन का और समय का महत्व बताना चाहता है। ठीक है, यह आपके दूसरे प्रश्न का एक उपयुक्त उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? क्यों उल्लेख करता है? गरीब बस्तियों का उल्लेख कवि ने बताया है अनुच्छेद में कि गरीब बस्तियों में देवी जागरण लाउड स्पीकर पर होता है। तो देवी जागरण की जो बात हो रही है वह महिला सशक्तिकरण की बात है। सांकेतिक रूप में जब हम समझेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात हो रही है, देवी जागरण। तो महिला सशक्तिकरण गरीब बस्तियों में होना मुश्किल है। वहाँ पर देवी जागरण कैसे हो सकता है? केवल लाउड स्पीकर पर गाने बजाकर ही होता है। लेकिन जब वास्तविकता में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तब वह गरीब बस्तियों में नहीं की जाती है। तो इस तथ्य को आपको इस तरह से उत्तर में सजा कर लिखना है कि गरीब बस्तियों में देवी जागरण केवल लाउड स्पीकर पर गाने बजाकर ही हो सकता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण की बात गरीब बस्तियों में नहीं की जाती।
ठीक है। अब आइए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। तो जब आप इसका चौथा अनुच्छेद पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कवि ने बताना चाहा है, जो उसके हिसाब से यह उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। इसी तथ्य को आपको सजाकर लिखना है कि कवि जीवन के विकास में बाधा डालने वाली विपरीत परिस्थितियों और लोगों के रूप में अत्याचारियों का जिक्र करता है। अत्याचारी कवि ने किनको कहा है? वैसे लोग जो जीवन के विकास में बाधा डालते हैं। और क्यों करता है कवि? क्योंकि कवि यह बताना चाहता है कि सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन आगे बढ़ता जाता है, इसलिए कवि ने अत्याचारियों का जिक्र किया है। प्रश्न संख्या 5 पर आइए। इनकार करना ना भूलने वाले लोग कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले लोग वे हैं जो अत्याचारियों का विरोध करते हैं। जिस प्रकार बाधाओं के बावजूद जीवन आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार अनेक अत्याचारियों के होने के बावजूद विरोध करने वाले लोग भी अभी मौजूद हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, आपको शीर्षक की सार्थकता पर विचार करना है। एक उपयुक्त उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या आपको लिखना है? शीर्षक की सार्थकता कैसे है? कवि सारांश के रूप में यह कहना चाहता है कि हमारे नींद में होने के बावजूद प्रकृति में जीवन अपनी गति से बढ़ता रहता है ना। तो इस प्रकार कवि जनता को जागृत करना चाहता है। हमारी नींद से वह जनता को जगाना चाहता है। तो अतः कविता का शीर्षक हमारी नींद सार्थक है। ठीक है। आप अपने इस उत्तर को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। आपको व्याख्या करनी है। शब्द सीमा आपको पता है लगभग 100 दी जाएगी। तो क्या है? काव्यांश है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। प्रश्न इस अनुच्छेद से संबंधित है। हम लोग प्रश्न उत्तर पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बस आपको वही याद रखना है और व्याख्या में उसी को लिखना है। प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या में आप इन 3 बिंदुओं में बांटकर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित कविता हमारी नींद से ली गई है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि कवि हमारी नींद जितने कम समय में घटने वाली घटनाओं का वर्णन करता है, यह संदर्भ है। और यहाँ पर देवी जागरण से कवि का अर्थ महिला सशक्तिकरण से है। ठीक है, आप यह पंक्ति ऐड कर सकते हैं। व्याख्या जब आप करेंगे तो जो आपने यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर हमने देखा कि गरीब बस्तियों का कवि उल्लेख क्यों करता है, उस उत्तर को और यहाँ की व्याख्या को दोनों को आप एक तरीके से ही लिख सकते हैं। तो व्याख्या आप करिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि गरीब बस्तियों में देवी जागरण केवल लाउड स्पीकर पर गाने बजाकर ही हो सकता। वास्तविकता में देवी जागरण अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण की बात गरीब बस्तियों में नहीं की जाती। ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको व्याख्या करनी है। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। इसी तरह आपको प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या में बांट कर लिखना है। प्रसंग और संदर्भ आप लिखिए। संदर्भ में आपको यहाँ पर क्या लिखना है? प्रसंग में आपको जो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित कविता हमारी नींद से ली गई हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। संदर्भ में आपको लिखना है कि कवि जीवन के बढ़ने में बाधा डालने वाली विपरीत परिस्थितियों और लोगों के रूप में अत्याचारियों का जिक्र करता है। और व्याख्या आपको कैसे करनी है? व्याख्या में आपको विस्तारपूर्वक लिखना है। यह भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि यद्यपि विपरीत परिस्थितियां और लोग जीवन के विकास में बाधा डालने के लिए तैयार होकर खड़े हैं, इसके बावजूद जीवन अपने बढ़ने की प्रक्रिया को नहीं छोड़ता और बढ़ता ही जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अब व्याख्या करनी है आपको। क्या है? हमारी नींद के बावजूद। एक बस पंक्ति है केवल, आपको इस तरह से व्याख्या करनी है। प्रसंग और संदर्भ आप लिखिए। संदर्भ में आपको लिखना है कि कवि हमारी नींद अर्थात हमारी बेपरवाही और अज्ञानता के बारे में बात करता है। व्याख्या में आप विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं कि कविता में कवि उन सभी घटनाओं का जिक्र करता है जो हमारी नींद जितने कम समय के दौरान घटती है, जैसे एक मक्खी के जीवन क्रम का पूरा होना, शिशुओं का पैदा होना, मरना, गरीब बस्तियों में देवी जागरण इत्यादि। कवि यह कहना चाहता है कि
हमारे नींद में होने के बावजूद प्रकृति में जीवन अपनी गति से बढ़ता रहता है। यह इस एक छोटे से काव्यांश की व्याख्या आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न उत्तर में जो प्रश्न और उत्तर हैं लगभग अगर आपको आशय समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, तो आपको याद करने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं। कविता में कवि ने हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण किया है। यह कविता जनता को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई है, अतः कविता जनसाधारण को भी समझ में आ सके, इसलिए कवि ने साधारण और रोजाना प्रयोग में आए जाने वाले शब्दों का उपयोग किया है। तो कवि ने साधारण जन को संबोधित करते हुए उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए कविता लिखी है। तो उनको समझाने के लिए कवि ने रोजाना जो शब्द में उपयोग में आते हैं उन्हीं का उपयोग किया है। तो यह कविता के उद्देश्य को पूरा करता है, इसलिए यह जो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है। ठीक है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछना है तो पूछिए, कोई भी प्रश्न हो आपका तो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा की तैयारियों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लगे रहिए और वीडियो को देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।